गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 7 का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसके बारे में लास्ट में अपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। पाचन तंत्र के कौन से प्रमुख भाग हैं उनके बारे में पढ़ा। मुख्य और मुख्य गुहिका के बारे में पढ़ा। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भोजन नली है वो ग्रसिका में कैसे जाती है, तो उससे पहले अपने क्रियाकलाप 2.4 से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक में साथ साथ पढ़ना। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सिंक का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो जो पाचन तंत्र है उसका सेकंड आगे पार्ट कौन सा है? भोजन नली यानी ग्रसिका, जिसे ग्रास नली भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो भोजन अपने निगलते हैं मुख गुहा से, वो आगे किसमें? ग्रसिका या ग्रास नल में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये है ग्रसिका। और ये भोजन के कण दिखा रखे हैं। ये आगे ग्रसिका आमाशय से जुड़ी हुई है। ग्रसिका की भित्ति मतलब बाहरी भाग है जो उसके कुंचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे यानी उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, मतलब उल्टी की हो, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी अपने में जो भोजन है वो आमाशय में जाने के बाद में उसका पाचन प्रारंभ नहीं होता, और जो यहाँ पर एक अवरोध नहीं पाई जाती है, मतलब एक तरह से ढक्कन होता है, उस पर दबाव पड़ने से वो वापस खुलता है और भोजन है वो वमन के रूप में बाहर आ जाता है। पहली जानना चाहती कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो विपरीत दिशा में कैसे जाएगा? जब भोजन आमाशय में प्रवेश करने से पहले ही घाटी ढक्कन है उसे अंदर जाने की बजाय उसे वापस भेज देती है, तो उससे वमन के रूप में भोजन वापस आता है। फिर आगे ग्रास नली है, ये किससे जुड़ी होती है? आमाशय से। तो ये आमाशय दिखा रखा है डायग्राम में। आमाशय एक जे आकार का होता है संरचना। तो पढ़ते हैं, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में खुलता है।
फिर आगे अपने पढ़ते हैं कि भोजन है उसका क्या होता है इस सारणी में। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बातें करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण हैं श्वास नली में प्रवेश कर जाते तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है या खांसी उठती है। फिर आगे अपने पढ़ते हैं जो आमाशय है उसका आंतरिक स्तर और उसमें क्या कुछ पाया जाता है। आमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह वो श्लेष्मिक होती है, श्लेष्मा से बनी हुई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है इसमें, तथा पाचक रस कौन से पेप्सिन और रेनिन है। रेनिन का क्या काम है? बच्चों में दूध का पाचन करना, स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। फिर आगे है आमाशय आगे किससे जुड़ा था? शुद्रांत। अपने पाचन तंत्र में देखा है शुद्धांत्र कौन सा है, यानी छोटी आंत। दोबारा देखते हैं, ये चित्र 2.2 है, इसमें ये दिखा रखा है बीच वाला भाग, ये शुद्रांत है, छोटी आंत। तो अब छोटी आंत के क्या कार्य हैं, किस प्रकार की इसकी संरचना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशी रस, ऊपर अपने पढ़ा, दोनों जुड़े रहते हैं ग्रहणी द्वारा। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत कैसा होता है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। जैसे आपने देखा यकृत इस प्रकार की संरचना है, इसमें इस तरह सा पित्ताशय पाया जाता है। ये पित्ताशय क्या करता है? पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भोजन का घटक है वसा, उसका पाचन पित्त रस द्वारा किया जाता है। फिर अग्नाशय है, ये कैसा होता है? ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस यानी जो अग्नाशय से आने वाला रस, वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांत यानी छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। पहले किसमें? ग्रहणी में। फिर जो लंबा भाग होता है उसमें जाता है, जहां आंतर रस, जो आंत से स्रावित रस है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का घटक है, ये सरल शर्करा, कौन कौन से शर्करा के रूप जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन है, ये किसमें? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाएगी, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किसमें? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है।
अब देखो आपको दिखाते हैं यकृत और जो अग्नाशय वो कैसे हैं। डायग्राम ने आपने देखा है, तो ये दिखा रखा है यकृत, और ये जो अग्नाशय एक पत्तीनुमा संरचना है अग्नाशय। तो अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे हो गया यकृत है, ये ऊपर की तरफ है। इसमें ये पित्ताशय, गुलाबी रंग का पित्ताशय दिखा रखा है। तो ये यहाँ से ग्रहणी से जुड़े रहते हैं, तो ग्रहणी द्वारा इनमें पित्तरस और अग्नाशी रस का स्त्राव होता है, मतलब ग्रहणी में ये अपना रस स्त्रावित करते हैं। फिर अब छोटी आंत है, उसमें क्या भोजन है उसका अवशोषण कैसे होता है। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत मतलब छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्धांत्र यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। इस तरह से छोटी आंत होती है, तो इसमें इस तरह से अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जो भोजन पच गया है उसको अब अवशोषित करके रक्त द्वारा शरीर के सारे भागों में पहुंचाना है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है वो अपने शरीर के लिए आवश्यक घटक हैं। तो वो किस तरह से पहुंचते हैं, जब उनका पाचन हो जाता है तो छोटी आंत है उसका अवशोषण करती है, फिर रक्त द्वारा शरीर के सारे भागों तक इन घटकों को पहुंचाया जाता है। तो छोटी आंत के जो रसांकुर हैं ये उसका क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, तो रुधिर वाहिकाएं रुधिर को लेकर जाती हैं। दीर्घरोम यानी रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण मतलब अवशोषित जो भोजन है उनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होता है, जिसमें क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनती है और ऊर्जा बनती है, जो अपने को ATP के रूप में मिलती है। ATP ये आगे आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ऊर्जा का एक रूप है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बोलते हैं, जो अपने को कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। और जो CO2 बनती है उसे अपने श्वसन क्रिया में बाहर छोड़ देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता वह बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कर लिया, जो अपशिष्ट के रूप में मतलब एक तरह से कचरा हो गया जिसका अवशोषण नहीं है, उसे बड़ी आंत में भेज दिया। फिर आगे पढ़ते हैं बृहदांत्र या बड़ी आंत। बृहदांत्र शुद्धांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, मतलब लंबाई कम होती है लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ इसमें मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन या उत्सर्जन कहते हैं। तो बड़ी आंत में क्या सिर्फ जल और कुछ खनिज लवण है, इन्हीं का अवशोषण होता है और जो मल है वो ठोस के रूप में बदल जाता है और फिर इसे उत्सर्जित कर दिया जाता है गुदा द्वारा। तो ये
पाचन तंत्र के प्रमुख भाग थे जिनके बारे में अपने पढ़ा। कौन से? मुख, गुहा, ग्रसनी, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय में जो अपचित भोजन इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रमुख भोजन के पाचन करने वाले अंग हैं। तो आज इसे पढ़ा है आपने, एक बार इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।